हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 11th टू 15th ऑफ अगस्त के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, ये पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज आपको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे एग्जाम या कितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, ऐसे सभी एग्जाम्स के लिए ये पर्टिकुलर लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो बिना कोई भी पार्ट स्किप किए आपको पूरा लेक्चर अटेंड करना है। आप जान पाएंगे जिससे कि हमारा जो कंटेंट है वो कितना बेहतर है और प्रिसाइज फॉर्म में हम सारी चीजों को कवर कर रहे हैं, जिससे आपका कोई करंट अफेयर छूटे भी ना, साथ ही साथ आपको लेक्चर में ही चीजें याद होती जाए। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे आपको टाइम टू टाइम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। साथ ही साथ डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी आप इस पर्टिकुलर सेशन को, इस पर्टिकुलर लेक्चर को या पूरी प्लेलिस्ट को आप शेयर भी कर सकते हैं। बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज की हमारी फर्स्ट न्यूज के बारे में। आज की हमारी फर्स्ट न्यूज है, क्योंकि आप सभी युवा हैं, इस वजह से इंटरनेशनल यूथ डे से शुरुआत करने वाले हैं हम लोग। इंटरनेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो यह 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ष 2000 से इसकी शुरुआत की गई। वर्ष 2000 से लगातार प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है। ध्यान रखना है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज एग्जाम में पूछी गई है। साथ ही साथ इसकी थीम क्या है इस बार की? फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस, यूथ डिजिटल पाथवेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है? तो इसको मनाने की सबसे बड़ी वजह है कि सभी युवाओं में पीस एस्टैब्लिश हो सके, यानी सभी युवा मिलजुल कर रहें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, साथ ही साथ एक दूसरे की भावनाओं और साथ ही साथ लोगों की भावनाओं को समझें। इस वजह से ये पर्टिकुलर युवा दिवस, इन सारी चीजों को प्रमोट करने के लिए ये पर्टिकुलर युवा दिवस मनाया जाता है। अपने आप में बहुत अच्छी पहल है, इस तरीके का इनिशिएटिव बिल्कुल करना चाहिए और सभी युवाओं की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने कलीग्स, अपने युवाओं का सम्मान करें और साथ ही साथ पीस और हार्मनी बनाए रखें। बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, 12 अगस्त को ही वर्ल्ड एलिफेंट डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। सर, ये वर्ल्ड एलिफेंट डे क्या इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को पता होगा, इसके पहले मैंने आपको 2 और दिवस बता दिए हैं ऑलरेडी। आपको मैंने बताया था वर्ल्ड टाइगर डे और साथ ही साथ वर्ल्ड लायन डे, ये भी मैंने आपको बता दिया है। प्रीवियस लेक्चर अगर आप देख रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी और पता होनी चाहिए। है ना? तो अभी हम लोग इस पर बात नहीं करेंगे, अभी हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड एलिफेंट डे के बारे में। वर्ल्ड एलिफेंट डे प्रत्येक साल कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। सर, एलिफेंट डे क्यों मनाया जाता है? तो एलिफेंट डेज़ ऑब्वियस सी बात है, एलिफेंट यानी कि हाथियों के प्रोटेक्शन के लिए या उनसे जुड़ी सारी चीज़ों को जानने के लिए, या पर्टिकुलर उनकी याद को आप ऐसा कह सकते हैं, उन पर एक अटेंशन देने के लिए लोगों का, इस वजह से ये पर्टिकुलर दिवस मनाया जाता है। सर, कब से मनाया जा रहा है? तो ये 12 अगस्त वर्ष 2012 से मनाया जा रहा है। आराम से याद हो जाएगा कब से मनाया जा रहा है, वर्ष 2012 से मनाया जा रहा है। कब मना सेलिब्रेट किया जाता है? 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनकी प्रोटेक्शन के लिए एक प्रोजेक्ट एलिफेंट करके लॉन्च किया गया था, इनिशिएटिव। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, ध्यान रखना है, प्रोजेक्ट एलिफेंट। इसकी शुरुआत वर्ष 1992 से की गई थी भारत सरकार द्वारा। इसके अलावा एक इंडियन एलिफेंट होगा, प्रजाति है ये, जिसका साइंटिफिक नेम है एलिफस मैक्सिमस इंडिकस, जिसे आईयूसीएन रेड लिस्ट में इंडियन एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला गया है। सर, इन दोनों न्यूज़ जो आपने 12 अगस्त से रिलेटेड बताई है, एक मैंने आपको बताई 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना इम्पोर्टेंट है, वहाँ से आपको सिर्फ़ इतना ध्यान रखना है। इसके अलावा इस पर्टिकुलर न्यूज़ से आपको ध्यान रखना है, 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब की गई थी? तो 1992 में की गई थी, जबकि वर्ल्ड एलिफेंट डे कब से मनाया जा रहा है? तो वर्ष 2012 से मनाया जा रहा है। सिर्फ इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे, इन्हीं चीज़ों को नोट डाउन करेंगे। तो जितनी चीज़ें मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को अलग से नोट डाउन करिए, उन सभी चीज़ों को आप, इम्पोर्टेंट चीज़ों को अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं। बात करते हैं अगली इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगली इम्पोर्टेंट न्यूज़ मध्य प्रदेश से रिलेटेड है ये, और ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ होने वाली है एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए स्पेसिफिकली। और ऐसे एस्पिरेंट जो कि एसएससी या वन डे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट होगा, तो मैं बताता हूँ। देखिए, कंट्री की, यानी देश की पहली पीएम जनमन कॉलोनी बिल्ट हुई है कहाँ? शिवपुरी जनपद पंचायत में। शिवपुरी एक मध्य प्रदेश का शहर है। शिवपुरी, ध्यान रखना है, ये शिवपुरी एक मध्य प्रदेश का शहर है और इस शिवपुरी जिले की जो जनपद है, इस जनपद पंचायत में एक कॉलोनी बिल्ड की गई है जिसका नाम क्या है? पीएम जनमन कॉलोनी। ठीक है? अगर बात करें
पीएम जनमन स्कीम ये है क्या? तो अगर बात करें पीएम जनमन के बारे में, तो जनमन का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना। ये जो पर्टिकुलर अभियान है, ये क्यों चलाया गया? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया है, जिसका मेन उद्देश्य है इम्प्रूव करना सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। आप सभी को पता है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में। ये जो पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप्स हैं, इनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक स्कीम, एक योजना चलाई गई, एक अभियान चलाया गया, एक इनिशिएटिव लाया गया, जिसका नाम क्या है? पीएम जनमन। सर इम्पोर्टेंट क्या है? आप तो वो बताओ। ये सारी चीजें तो ठीक है, हमने सुन ली, जान गए क्या है। तो आप सभी को ध्यान रखना है जनमन का फुल फॉर्म। ऐसे लोग जो वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ इतना ध्यान रखना है। साथ ही साथ तो आपको पहली बात फुल फॉर्म ध्यान रखनी है इसकी, वनडे एग्जाम के लिए, या फिर आप एमपीपीएससी के एस्पिरेंट हैं अगर आप तो। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, इसे लॉन्च कब किया गया था? तो लॉन्चिंग डेट या लॉन्चिंग ईयर ध्यान रखना है, 15 नवंबर 2022 में इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। किसके लिए बनाई गई ये योजना है? टू इम्प्रूव द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। पीएम जनमन। ठीक है। इसके अलावा इस योजना का उद्देश्य और क्या है? इस योजना के अंतर्गत क्या-क्या चीज़ें की जाती हैं, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इस योजना के अंतर्गत स्थायी आवास उपलब्ध कराया जाता है, सड़क संपर्क से जोड़ा जाता है, पाइप जलापूर्ति की जाती है, पाइपलाइन के द्वारा जल की आपूर्ति की जाती है, मोबाइल चिकित्सा इकाइयाँ, छात्रावास निर्माण, आंगनवाड़ी सुविधाएँ और कौशल विकास केंद्र आदि जैसे महत्वपूर्ण हस्तक्षेप प्रदान करना है। यहाँ पर आपको एक घर देखने को मिल रहा होगा, जहाँ पर सारी ये सुविधाएँ मौजूद हैं। ठीक है। कहाँ बनाई गई है पहली, देश की पहली जनमन कॉलोनी? वो है मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में, शिवपुरी जनपद पंचायत। नाम ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत होती है, इस वजह से इसे आपको ध्यान रखना है। पीएम जनमन का फुल फॉर्म क्या है? ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है? तो इसको मैं हाइलाइट कर देता हूँ, जिससे आपको आसानी से याद रहे। ठीक है? चलिए। चलिए, बात करते हैं, अच्छा जिनको नहीं पता अ, इस पर्टिकुलर पूरे सेशन की पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो मैं आपको पीडीएफ के बारे में भी थोड़ा-सा बता देता हूँ। तो इस पर्टिकुलर सेशन की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी ऐप के साथ में मिल जाएगी। तो उसे आप जॉइन करिए और वहाँ से आपको इस पर्टिकुलर सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी। बिल्कुल यही चीज़ें, जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से ये पीपीटी बनी हुई है, सेम इसी फॉर्मेट में आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो आप उससे देखकर अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। चलिए, फिलहाल बात करते हैं एक और मध्य प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में रिवॉर्ड डिक्लेयर किया है 1 करोड़ का फॉर द ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल विनर विवेक सागर प्रसाद। आप सभी को ये वाली बात तो पता होगी, ओलंपिक गेम्स की समाप्ति हो चुकी है। हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं पेरिस ओलंपिक 2024 की। जैसे ही ये समाप्ति हुई, तो हमें कुछ विनर्स मिल गए, जिनमें से एक विनर थी इंडियन हॉकी टीम। इंडियन हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई। आप सभी को ये वाली बात पता है। इस हॉकी टीम का एक खिलाड़ी मध्य प्रदेश से एसोसिएट करता है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है विवेक सागर जी। विवेक सागर प्रसाद इज़ अ मेंबर ऑफ इंडियन मेंस हॉकी टीम फॉर दैट सिक्योर्ड ब्रॉन्ज मेडल इन पेरिस ओलंपिक। तो ध्यान रखना है, विवेक सागर जी का नाम एज़ इट इज़ इम्पोर्टेंट है। ठीक है? ये इन्होंने ओलंपिक में हिस्सा लिया और ब्रॉन्ज मेडल टीम ने जीता। इस वजह से इनका नाम आप सभी को ध्यान रखना है। इन्हें हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1 करोड़ की राशि प्रदान की गई है। ठीक है? सिंपल सी न्यूज़ है, ध्यान रखना है। चलिए, नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगली इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, पेरिस ओलंपिक 2024 का कंक्लूड हो चुका है। तो जैसे ही कंक्लूड हुआ, तो हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में हालाँकि डिस्कस कर लिया है, लेकिन एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, हमें थोड़ी और चीज़ें पता चल जाएँगी। जैसे ही पेरिस ओलंपिक 2024 कंक्लूड हुआ, तो हमें कुछ चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखना है। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, ओपन सेरेमनी में फ्लैग बीरर कौन थे? तो अब मैंने आपको बताया था हालाँकि, लेकिन मैं फिर से आपका रिवीजन करवा देता हूँ, तो आपको ध्यान रखना है। इसमें थे शरत कमल अचिंता, शरत कमल जी और साथ ही साथ पीवी सिंधु जी। जबकि क्लोजिंग सेरेमनी में, क्लोजिंग सेरेमनी जब हुई, तब फ्लैग बीरर कौन थे? तब उस समय फ्लैग बीरर थी मनु भाकर जी, मनु भाकर जी और साथ ही साथ पीआर श्रीजेश जी। ठीक है? तो इनका नाम आप सभी को ध्यान रखना है, मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। इसके अलावा टोटल कितने मेडल्स आए भारत के लिए? तो भारत के टोटल 6 मेडल्स आए हैं। सभी के नाम हाल ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए हैं और भारत की रैंक क्या रही है?
71st रैंक रही है भारत की। सर फर्स्ट रैंक कौन-सी कंट्री की रही है? फर्स्ट रैंक रही है यूएसए की, आप सभी को पता है। सेकंड रैंक किसकी रही है? चाइना की और थर्ड रैंक किसकी रही है? जापान की। इसके अलावा ये टोटल 6 विनर्स कौन-कौन से हैं, उस पर भी हम लोग आएँगे। तो फिलहाल इस पर्टिकुलर स्लाइड को पूरा कर लेते हैं और पढ़ लेते हैं क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलने वाली है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडिया विथ अ टोटल ऑफ 6 मेडल इंक्लूडिंग 1 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज मेडल, यानी टोटल 1 सिल्वर मेडल आया और 5 ब्रॉन्ज मेडल आए, जिससे भारत की रैंक क्या बनी? 71st पोज़ीशन में रहा भारत। इसके अलावा अगला जो ओलंपिक होने वाला है वो 2028 का समर ओलंपिक कहाँ होने वाला है? लॉस एंजेल्स में होने वाला है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये वेन्यू से प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। इट्स द थर्ड टाइम कि ये तीसरी बार होने वाला है कि लॉस एंजेल्स होस्ट करने वाला है ओलंपिक्स को। इसके पहले वर्ष 1932 और 1984 यानी 1980 1932 और 1984 में इसके पहले लॉस एंजेल्स ने होस्ट किया था ओलंपिक्स को। इसके अलावा तीसरी बार अब फिर से 2028 में समर ओलंपिक्स को होस्ट करने वाला है लॉस एंजेल्स। साथ ही साथ बेसबॉल और सॉफ्टबॉल विल बी मेकिंग देयर ओलंपिक रिटर्न। बेसबॉल और सॉफ्टबॉल फिर से ओलंपिक रिटर्न में शामिल हुए और नया स्पोर्ट इसमें इंक्लूड किया गया था फ्लैग फुटबॉल, क्रिकेट, लैक्रोस और स्क्वैश। ये इंक्लूड किया जाएगा, ध्यान रखना है। इसमें इंक्लूड किया जाएगा लॉस एंजेल्स वाले में, ठीक है? तो वहां पर क्रिकेट को भी इंक्लूड किया जाएगा, तो ध्यान रखना है, एक नए स्पोर्ट्स ये आ रहे हैं, फ्लैग फुटबॉल, क्रिकेट, लैक्रोस और स्क्वैश। ये 4 नए स्पोर्ट्स आएंगे वर्ष 2028 के समर ओलंपिक्स में, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक है? बहुत सिंपल सा था, आपको सारी चीज़ें अब पता चलने वाली हैं। साथ ही साथ आपको ये भी पता चल गया, ये सारी चीज़ें हिंदी में हैं, कि टोटल कितने प्लेयर्स हैं, तो उन 6 एथलीट्स का नाम आप सभी को ध्यान रखना है। तो पहला मेडल दिलाया था मनु भाकर जी ने, वुमेन 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था, ऑलरेडी मैंने आपको बताया। इसके अलावा मनु भाकर जी और सरबजोत सिंह मिक्स्ड एयर 10 मीटर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया भारत को। साथ ही साथ स्वप्निल कुशाले जी का नाम ध्यान रखना है, मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में ब्रॉन्ज मेडल भारत को दिलाया। भारत की हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। इसी में से एक नाम मैंने आपको, जो मध्य प्रदेश के प्लेयर हैं, विवेक सागर जी, उनका नाम मैंने अभी हाल ही में आपको बताया। साथ ही साथ पीआर श्रीजेश जी का नाम भी मैंने आपको यहाँ से बता दिया है। पीआर श्रीजेश जी ने हालाँकि रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है और ये कोच भी बन चुके हैं अब। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, पीआर श्रीजेश जी एक गोलकीपर है, ठीक है? इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसके अलावा नीरज चोपड़ा जी, जो कि जेवलिन थ्रोवर हैं, उन्होंने सिल्वर मेडल दिलाया। साथ ही साथ अमन सहरावत, जो कि यंगेस्ट हैं, ध्यान रखना है, ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, यंगेस्ट रेसलर हैं। 57 केजी रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने भारत को दिलाया। तो ये टोटल 6 मेडल्स आए, इनके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। इसके अलावा कौन-सी कंट्री किस पोज़ीशन पे रही, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, यूएसए। यूएसए ने टोटल मेडल जीते 126 और ये फर्स्ट पोज़ीशन पर रही। उसके बाद चाइना, फिर जापान, 4th में है ऑस्ट्रेलिया, फिर है फ्रांस। इंडिया की रैंक क्या रही है? 71st, ध्यान रखना है आपको, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीते। चलिए, बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारी 14th ऑफ अगस्त, पार्टीशन हॉरर्स रिमेंबरेंस डे इन इंडिया। आप सभी को पता है 14 अगस्त क्यों मनाया जाता है? 14 अगस्त के दिन ही पार्टीशन के दौरान जिस तरीके के भयावह इंसिडेंट हुए, यहाँ पर आपको इमेज में देखने को मिल रहा है। किस तरीके से जैसे ही बँटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान का, उसमें किस तरीके से लोगों की जानें गईं, किस तरीके से लोग एक देश से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे थे, एक देश से दूसरे देश में जा रहे थे। उसी हॉरर्स को सेलिब्रेट करने के लिए, उसी याद को ताज़ा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2021 में ये घोषणा की थी कि हम 14th ऑफ अगस्त को पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे मनाएँगे। तो ध्यान रखना है, इसकी शुरुआत कब से की गई? तो वर्ष 2021 से इसकी शुरुआत की गई है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। 1947 में भारत का विभाजन दक्षिण एशियाई इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था, जिसके कारण ब्रिटिश भारत 2 स्वतंत्र देशों भारत और पाकिस्तान में विभाजित हो गया। इम्पोर्टेंट है। आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने एक और बहुत अच्छी पहल की है, वो क्या है? मध्य प्रदेश सरकार ने कैश प्रदान करने का फैसला किया है टू द गर्ल स्टूडेंट टू बाय द सैनिटरी नैपकिन। मध्य प्रदेश सरकार, तो मध्य प्रदेश के एस्पिरेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया, ऑब्वियस सी बात है। मध्य प्रदेश हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू गिव द मनी टू गर्ल स्टूडेंट टू बाय सैनिटरी नैपकिन्स। हालांकि कर्नाटक, राजस्थान और दिल्ली जैसे कुछ राज्यों में छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन दिए जाते हैं, लेकिन नगद राशि केवल मध्य प्रदेश में ही दी जा रही है। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नगद राशि, नगद राशि कितनी दी जाएगी? तो ध्यान रखना है, 300 रुपए
छात्राओं को दिए जाएँगे। ठीक है, कितनी राशि, तो वो राशि भी इम्पोर्टेंट हो गई। ध्यान रखना है, ₹300 दिए जाएँगे छात्राओं को, और साथ ही साथ किसके लिए दिए जाएँगे, तो सैनिटरी नैपकिन्स के लिए। इस वजह से कैश के फॉर्म में देने वाली एकमात्र सरकार कौन-सी है, तो वो है मध्य प्रदेश सरकार। ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगली इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हमारी, यूनियन गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार ने यह योजना बनाई है कि वो आयुष और आयुष्मान भारत स्कीम को एक साथ इंक्लूड करने वाले हैं, यानी एक ही बनाने वाले हैं। आयुष का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। आयुष का फुल फॉर्म होता है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। ठीक है? तो आयुष का फुल फॉर्म तो बिल्कुल आपको रटा हुआ होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में ये पूछा जा चुका है ऑलरेडी वन डे एग्ज़ाम्स में, और फिर से पूछे जाने की संभावना है। स्पेशली आप एमपीपीएससी की बात करें, एसएससी जैसे एग्ज़ाम्स की बात करें, या किसी भी वन डे एग्ज़ाम की बात करें, आप दे रहे हैं पेपर, तो आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए, आयुष का फुल फॉर्म। साथ ही साथ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएमजे योजना, जिसे वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था। इस योजना के बारे में भी आपको पता ही है। मुझे बहुत डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो केंद्र सरकार द्वारा 2 पर्टिकुलर ये योजना है, अलग-अलग चलाई जा रही थी। आयुष अलग थी, आयुष्मान भारत इस योजना अलग थी। इन दोनों को आप कह सकते हैं एक ही में मर्ज करने की योजना है। ठीक है, भारत सरकार की। बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारी, 15th ऑफ अगस्त को प्रत्येक साल आप सभी को पता है भारत स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करता है। इस बार की थीम क्या थी? तो इस बार की थीम थी विकसित भारत एट द रेट 2047, यानी कि हमारा देश अब ये लक्ष्य रख रहा है कि 2047 तक हम विकसित देशों की कैटेगरी में शामिल हो जाएँगे। भारत का स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ष 1947 का यह दिन है, वह दिन है जब देश को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी। ऑब्वियस सी बात है, ऑलरेडी आप सभी को पता है कौन-सा स्वतंत्रता, कौन से नंबर का स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया गया, तो 78th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हाल ही में किया गया। ध्यान रखना है, इस बार की थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पर्टिकुलर न्यूज़ से क्या पूछा जाएगा? तो थीम पूछा जा सकता है। चलिए, बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ एक बार और फिर से मध्य प्रदेश के लिए है। मध्य प्रदेश, साथ ही साथ सभी के लिए ये न्यूज़ है। जानते हैं नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट कहाँ कमीशन हुआ है? ओमकारेश्वर में। ऑलरेडी आप सभी को पता है, जिनको नहीं पता उन्हें अब पता चल गया कि मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में कमीशन किया है लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इन सेंट्रल एंड नॉर्थ इंडिया, जनरेटिंग 90 मेगावाट एट ओमकारेश्वर। कितने मेगावाट की बिजली का उत्पादन होता है? 90 मेगावाट बिजली का उत्पादन यहाँ पर हो रहा है। ये किस शहर में है? तो आप सभी को पता है, खंडवा में है। ध्यान रखना है, खंडवा मध्य प्रदेश में ये बिलोंग करती है। साथ ही साथ किस रिवर पर है? तो ध्यान रखना है, वो रिवर का नाम भी नर्मदा रिवर पर ये जो पर्टिकुलर फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट बनाया गया है। ठीक है। ये जो पर्टिकुलर प्लांट है, ये कहाँ बनाया गया है? बैक वाटर ऑफ द ओमकारेश्वर डैम। बिगेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया। इट इज द बिगेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया एंड द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इन सेंट्रल एंड नॉर्थ इंडिया, जनरेटिंग 90 मेगावाट ऑफ एनर्जी। सर इंपॉर्टेंट क्या है, आप तो वो बताओ। तो पहली बात तो आपको पता है लार्जेस्ट है, क्योंकि भारत का नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है, तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ है? ओमकारेश्वर, खंडवा में है, मध्य प्रदेश में। कितना उत्पादन होता है इससे बिजली का? तो 90 मेगावाट बिजली का उत्पादन है। दूसरी बात ये आपको पता होनी चाहिए। तीसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए किस रिवर पर बनाया गया है? तो नर्मदा रिवर पर बनाया गया है। ध्यान रखना है, डैम कौन-सा है? ओमकारेश्वर डैम, ठीक है? ओमकारेश्वर डैम। ओमकारेश्वर आप सभी को पता है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग भी है, तो इस वजह से भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए, यही बातें आपको यहाँ पर हिंदी में भी मिल जाएँगी। इस पर थोड़ा-सा और चर्चा करते हैं। ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बनाया गया है, इसकी लागत क्या है? ये लागत भी इम्पोर्टेंट है। 646 करोड़ की लागत से ये जो पर्टिकुलर परियोजना लाई गई है। किसके द्वारा? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है। इस परियोजना से क्या होगा? इस परियोजना से कार्बन उत्सर्जन में 2.3 लाख टन की कमी आएगी और केंद्र सरकार के 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के मिशन में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। आप सभी को पता है भारत सरकार का यह टारगेट है कि नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन करना है उन्हें। कब तक का लक्ष्य है? 2070 तक का। ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए। बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारी 10th बायलैटरल मित्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज कमेंसेस एट श्रीलंका। श्रीलंका में हाल ही में 10वीं मित्र शक्ति एक्सरसाइज कंक्लूड की गई। ये किन 2 देशों के बीच की मिलिट्री एक्सरसाइज है? तो ध्यान रखना है, इंडिया और साथ ही साथ श्रीलंका। एज़ इट इज़ इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। मित्र शक्ति। इसके अलावा आपने वज्र शक्ति का नाम भी सुना होगा। वज्र शक्ति का नाम
तो वज्र शक्ति के बारे में आप कहाँ बताएँगे? किन 2 देशों के बीच की ये एक्सरसाइज़ है? इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएँगे, कमेंट करके। इम्पोर्टेंट है ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज़, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इस पर्टिकुलर न्यूज़ से क्या याद रखना है? इस पर्टिकुलर न्यूज़ से आपको ध्यान रखना है कि जो पर्टिकुलर मित्र शक्ति एक्सरसाइज़ है, कौन से नंबर की है? 10वें नंबर की है। कहाँ कमेंट्स की गई? श्रीलंका में कंक्लूड की गई, ध्यान रखना है। श्रीलंका में कंक्लूड की गई। किन 2 देशों के बीच की है? तो भारत और श्रीलंका के बीच की ये मिलिट्री एक्सरसाइज़ है। साथ ही साथ इसके पहले यानी कि 2023 में इसे कहाँ कंक्लूड किया गया था? पुणे में कंक्लूड किया गया था और ये प्रश्न कई एग्ज़ाम में आया भी था, ठीक है? जब 2023 में नवंबर में ये किया गया तो नवंबर में या दिसंबर में मुझे याद है स्पेसिफिकली दिसंबर और जनवरी से लेकर मार्च तक के पेपर्स में ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज़ के बारे में पूछा गया था। तो इम्पोर्टेंट है ये एक्सरसाइज़, पूछा जाता है, इस वजह से आपको ध्यान रखना है। मित्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज़ भारत और श्रीलंका के बीच की एक्सरसाइज़ है। हाल ही में इसका 10वाँ एडिशन हुआ। लास्ट एडिशन 2023 में जो हुआ था वो पुणे में आयोजित किया गया था भारत में। चलिए, फिलहाल बात करते हैं अगली और लास्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। हमारी लास्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है डीआरडीओ ने हाल ही में सक्सेसफुली टेस्ट किया है लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब जिसका नाम क्या है? गौरव। गौरव क्या है? एक बॉम्ब है, ठीक है? जिसे कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? सुखोई 30 एमके-1 से लॉन्च किया जाएगा। सुखोई 30 एमके-1 ये एक फाइटर जेट है, ध्यान रखना है, यह एक फाइटर जेट है। आपने एक मूवी ज़रूर देखी होगी, मुझे उम्मीद है, फाइटर करके ही एक मूवी आई थी अभी ऋतिक रोशन की, वहाँ पर उन्होंने दिखाया है किस तरीके से लॉन्च किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपने फाइटिंग जेट ज़रूर देखे होंगे। उसी उन्हीं में से एक है सुखोई 30 एमके-1 उसी में ये इस पर्टिकुलर बॉम्ब को इंस्टॉल किया जाएगा, गौरव नाम के। ध्यान रखना है गौरव नाम का ये बॉम्ब है, ठीक है? लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है। साथ ही साथ इसकी टेस्टिंग कहाँ की गई? इसकी टेस्टिंग ओडिशा कोस्ट में की गई थी। एज़ इट इज़ आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है। और क्या ध्यान रखना है? इसे किसने बनाया है? डीआरडीओ ने बनाया है। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म आप सभी को पता होना चाहिए। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन। इसकी स्थापना यानी इसका एस्टैब्लिशमेंट कब किया गया था? तो इसका एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 1958 में इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था और करंट चीफ ध्यान रखना है, कई बार ये पूछा जाता है, तो करंट चीफ कौन है? समीर वी कामत साहब हैं। समीर वी कामत साहब हैं, ठीक है? चलिए, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है और कमेंट सेक्शन में क्या बताना है आपको? कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले पूछा वज्र शक्ति के बारे में। यही बातें आपको यहाँ पर हिंदी में भी मिल जाएँगी, तो हिंदी मीडियम वाले परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अगर आपका किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप पर्टिकुलर इन सोशल मीडिया हैंडल्स स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर जुड़कर आप मुझसे अपने सवाल रख सकते हैं। साथ ही साथ यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर अपना फीडबैक दिया करिए। साथ ही साथ जो भी आपको अच्छा लगता है कि आप कुछ सवाल करना चाहते हैं किसी टॉपिक के बारे में, करंट इश्यूज़ के बारे में, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। हम लोग डिस्कस कर सकते हैं उसके बारे में भी। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। साथ-साथ इस पूरे सेशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप स्टडी आपके साथ में मिल जाएगी। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय-बाय।